लाला का आदमी। लाला बोले तो बम्बई का राजा, यहाँ की पुलिस की भी उससे फर्क है। लाला को घर बसते हुए देखना पसंद है, उजड़ते हुए नहीं। मुंबई में खाली एक समय में समंदर की लहरें नहीं गूंजती थी, वहाँ पर गोलियों की आवाज़ भी गूंजती थी। जब भी कभी चारों तरफ डर होता था, भय होता था और घबराहट होती थी, बस एक ही नाम निकलता था। एक ऐसा नाम जो अफगानिस्तान की वादियों से उठ के मुंबई की गलियों में आया, उसने खौफ का ऐसा नाम कायम कर दिया जिसका नाम आज तक लोग लेते हैं। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने मुंबई में एक तरह से कह सकते हैं कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया की शुरुआत करी। एक ऐसा गैंगस्टर था जिसको बताते हैं कि जो राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया, और बताते हैं कि इंदिरा गांधी तक वो पहुंच गया और उसने उसके साथ फ़ोटो तक खिंचवा ली। आखिर क्या संबंध था उसका इंदिरा गांधी के साथ, क्या उसकी बातचीत थी? और ऐसा गैंगस्टर जिसके बताते हैं कि जिसने दाऊद इब्राहिम का भाई इब्राहिम कास्कर, उसके भाई को खुलेआम रोड पर गोलियों से भुनवा दिया था। इतना खतरनाक एक गैंगस्टर था। आज हम उसी गैंगस्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई के अंडरवर्ल्ड के सबसे पहले डॉन की, करीम लाला। मैंने आपको पिछले कहानी सुनाई थी एक वरदराजन मुदलियार की। वरदराजन मुदलियार एक तमिल डॉन था जो मुंबई में आके जिसने आके डॉन बना था और जिसने काफ़ी अंडरवर्ल्ड में नाम कमाया था। इसी से कनेक्टेड ये जो वर्दा भाई था, इसी से कनेक्टेड ये है करीम लाला। करीम लाला का आखिर जो इनिशियल जो है, कहाँ से शुरू हुई, अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ, कैसे ये मुंबई तक आया, मुंबई में आने के बाद किस तरह से क्राइम की दुनिया में आया, किस तरह क्राइम की दुनिया में आने के बाद इसने गैंगवार हुए, कैसे इसने इन गैंगवार्स को सॉर्ट आउट किया, और सॉर्ट आउट करने के बाद कैसे क्राइम की दुनिया से ये उठ के वापस से ये राजनीति की दुनिया में आया। राजनीति की दुनिया में आने के बाद किस तरह से इसका पतन हुआ। आज पूरी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा, पूरे ध्यान से सुनना। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडरवर्ल्ड का पहला डॉन जो है मुंबई का, इसकी शुरुआत हुई। तो शुरुआत हम करते हैं कि जो आखिर करीम लाला कौन था और कैसे ये अपग्रूम हुआ और कैसे इसकी शुरुआत हुई। करीम लाला जो था उसका असली नाम था अब्दुल करीम शेर खान, और इसका जन्म हुआ था अफ़गानिस्तान में एक जगह है मुन्नार। 1911 में इसका जन्म हुआ था। वहाँ पे पठान परिवार था इसका। वहाँ पे ख़ानदान काफ़ी इसका रईस था, लेकिन समय के साथ इसकी रईसी ढलने लगी, और जैसे जैसे रईसी ढली तो ये इसका जो फैमिली थी वो कारोबार की तलाश में काफ़िले इनके बंटने लगे, और वहाँ से जब काफ़िले बंटने लगे तो कोई कहाँ डिस्प्लेस हो गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। इसी बीच में जब इसको लगता है कि काम वगैरह नहीं चल रहा, तो एक काम की तलाश में इधर उधर भटकता हुआ किस्मत का ऐसा धक्का लगता है कि पेशावर से सीधा ये पहुंच जाता है बॉम्बे। बॉम्बे पे आने के बाद अब जो करीम लाला था वो ग्रांड ट्रंक रोड पे एक छोटा सा एक किराए का मकान लेता है। वहाँ पे मुंबई में शुरू से ही पोर्ट के ऊपर काफ़ी काम है, तो पोर्ट के ऊपर ये मजदूरी करना शुरू करता है, कुलीगिरी करता है। लेकिन इसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। इसको सिर्फ रोटी नहीं चाहिए, इसको एक रुतबा चाहिए था, पैसा चाहिए था, और एक ऐसी हैसियत चाहिए थी जिसको लोग जाने, जिसका एक नाम ऐसा जिसको लोग जाने, जिसकी बात सुने सब के सब। इसकी शुरुआत जो कहते हैं कि कैसे ये क्राइम की दुनिया में आया, तो कहते हैं कि शुरुआत इसकी जो थी जुए के अड्डे से हुई थी। वहाँ से इसके पास धीरे धीरे पैसा आना शुरू हो गया जुआ खेलने से इसके पास, और जुआ खिलवाने से। तो इसने क्या करा कि ब्याज पे पैसे चलाना शुरू कर दिया, और बड़ी इसकी टर्म्स बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। अगर इसने हार्ड इसकी टर्म्स रखता था, अगर बोलते थे कि अगर किसी ने इसका ब्याज का पैसा नहीं चुकाया तो उसको खुलेआम शहर के बीच में इसको मारता था ये। तो इसे किससे बड़े शहर में मशहूर होने लगे, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लाला पैसे की लाठी चलाने वाला है। मतलब कि उसके पास पैसे हैं तो अपना रुतबा चला जाता है, और अपना जो कहते हैं कि माइट इज राइट, एक कहावत है, उसको ये पूरा कर रहा था। अब उसी दौर में जो है मुंबई में छोटी छोटी बदमाशी शुरू हो गई थी। ये मैं 1940-50 की बात कर रहा हूँ आपको। छोटी छोटी बदमाशी शुरू हो गई, तो लेकिन जो ऑर्गेनाइज जो क्राइम था वो उस टाइम अभी इतना पनपा नहीं था। वो धीरे धीरे अपना ऑर्गेनाइज क्राइम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब इसके ऊपर अलग अलग करीम लाला के ऊपर कहते हैं कि इसने अवैध शराब का कारोबार करा, जो महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आते थे उनकी स्मगलिंग शुरू कर दी, और यहाँ तक कहते हैं कि इसकी जो देह व्यापार के अंदर भी इसका दखल था।
एक आपने मूवी देखी थी, अभी आई थी, जो आई थी, ये आलिया भट्ट की एक मूवी थी, गंगूबाई। गंगूबाई काठियावाड़ में इसका रोल दिखाया गया, अजय देवगन ने इनका रोल किया है, इसी किरदार का रोल किया है, करीम लाला का। करीम लाला का नाम बदल के कुछ और रख दिया गया। तो उसमें दिखाया गया किस तरह से ये वहाँ इंटरफेरेंस करता है वहाँ पे, और जो देह व्यापार के जो अड्डे बने हुए थे, और गंगूलाई जो उसके लिए ये एक तरह से वहाँ पे बार्गेनिंग करता है जब उसके अड्डे को हटाने की बात चलती है यहाँ से। तो यहाँ भी इसका रोल दिखाया गया है। इसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बनी हैं, वेब सीरीज़ भी इसके ऊपर बनी है। तो जो कहते हैं कि खाड़ी के जो शेख थे, वहाँ पे भी जो लड़कियाँ पहुँचाई जाती थी, ये बताते हैं कि इसका भी आरोप लगाता है कि ये खाड़ी में जो शेख थे उनके पास भी लड़कियाँ सप्लाई करता था। लेकिन ये बातें कभी कोर्ट में नहीं सिद्ध हो पाई। कहते हैं कि डर का माहौल इतना ज़्यादा था, कोई इसके खिलाफ बोल ही नहीं पाता था इस तरह, इसलिए इसकी वजह से इसके खिलाफ कोई भी ऐसी बात जो है प्रूव नहीं हो पाई। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे गलत कामों में थी। जो अफ़गानी और जो पठानों का ग्रुप था, एक गैंग था, उसका नाम पड़ा पठान गैंग, और ये पठान गैंग का हेड था। इलाके पर जो उसकी नज़र थी और जो ठिकानों पर उसकी शिकंजा था, ये हर वक्त देखता रहता था कि बाज़ार में क्या नई चीज़ आ रही है, वहाँ पे कौन कारोबारी बन रहा है, कोई कोई कौन आदमी कैसा कर रहा है, कोई आदमी कब्जा कर रहा है या फिर कोई आदमी कब्जा छुड़वाना चाह रहा है। सब पे ऐसी नज़र रहती थी। और यहीं से फिर ये एक नया इसने एक चलन शुरू किया, हफ्ता और प्रोटेक्शन मनी का। जो आप सुनते हैं ना, प्रोटेक्शन मनी, यहीं से इसने शुरुआत करी। ये करीम लाला की शुरुआत थी कि मैं दुकानदारों से प्रोटेक्शन मनी लूँगा, उसके बदले में उनको प्रोटेक्शन दूंगा, मैं उनको प्रोटेक्शन दूंगा, कोई छोटा मोटा गुंडा बदमाश आपको छेड़ नहीं पाएगा। अब ये समझ लीजिए कि अगर करीम लाला जब मार्केट से निकलता था तो दुकानों के आधे शटर गिर जाते थे, उसकी रिस्पेक्ट में कह लीजिए या डर की वजह से कुछ भी मान लीजिए। इसी बीच में कहते हैं कि करीम लाला को एक बार चोट लग गई पैर में, इतना ज़्यादा, मैं इसकी खौफ की कहानी बता रहा हूँ कि किस तरह से करीम लाला इतना ज़्यादा खौफ था मार्केट में। करीम लाला को एक बार पैर में चोट लग गई तो उसने उस समय में एक काली छड़ी ले ली। तो वो काली छड़ी इस समय के साथ इसकी पहचान बन गई। तो ये कह देते थे कि मतलब एक कहावत बन गई थी, ये काली छड़ी जहाँ पे भी रख देते थे तो समझ लीजिए कि मतलब वहाँ पे करीम लाला खुद आ गया। करीम लाला हर जगह नहीं जाता था खाली करवाने के लिए जगह को या कब्जा करवाने के लिए। तो दुकानदार जो भी था या फिर जो मकान मालिक था, अपने आप, या फिर उसका जो किराएदार था, अपने आप ही जगह को खाली करके चल जाता था, इतना ज़्यादा इसका खौफ था। मतलब छड़ी का जो हुक्म था वो मतलब सबके ऊपर था। मतलब एक तरह से करीम लाला डोमिनेट करता, उसकी छड़ी एक डोमिनेशन की पहचान बन गई थी। शहर जानता था कि करीम लाला से ऊपर अब कोई भी नहीं है, उससे ऊपर जो बड़ा गैंगस्टर है फिलहाल कोई भी नहीं था वहाँ पे। ये करीम लाला अब फिलहाल पूरे के पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऊपर कब्जा करके बैठ गया था। अब जो है पोर्ट के ऊपर बहुत सारी जो थी नमी के अंदर, जो था पोर्ट की नमी के अंदर, वहाँ पे सोने और हीरे की जो तस्करी शुरू हो गई थी। वहाँ पे चमक पोर्ट की जो वहाँ पे जो समुद्र के किनारे नमी होती है, वहाँ भी उसका फ़ायदा उठा के इसने वहाँ पे सोने और हीरे की तस्करी शुरू कर दी। इसके ऊपर बहुत सारे कामों के आरोप लगे। इसने क्राइम की दुनिया के बारे में अगर मैं बताऊं कि इसके ऊपर क्या क्या इसके करीम लाला के हालांकि इमेज की बहुत बातें साफ करने की कोशिश करी इसने, पॉलिटिक्स में भी आने आया ये, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे। मैं उनको एक आपको छोटे मोटे इसके जो जो उसके बताऊंगा, मेन क्राइम्स बताता हूँ कि करीम लाला पे क्या क्या आरोप थे। इसका पठान गैंग, जो करीम लाला उसका जो पठान गैंग था, उसने क्या क्या काम करे थे। सबसे पहला इनके ऊपर हफ्ता वसूली के ऊपर लगा था। और 50s और 70s के बीच में जो टाइम था, करीम लाला की पहचान जो थी मुंबई के बड़े पठान डॉन के तौर पर मान जाती थी। इसका जो गैंग था डोगरी, नागपाड़ा, भाईखला, मुंबई अली रोड, मोहम्मद अली रोड, इन सारे इलाकों में जो दुकानदार थे, होटल मालिक थे, जुए के सट्टे के अड्डे थे, बिल्डर थे, उन सब से हफ्ता वसूलता था। और जो दुकानदार और बड़े कारोबारी थे, उनसे ये प्रोटेक्शन मनी है, जो सुरक्षा शुल्क कह लीजिए आप, उसके नाम पे ये इनसे पैसे लेता। तो कहते थे कि इसको प्रोटेक्शन मनी दिए बगैर कोई भी काम स्टार्ट नहीं होता था। कुछ लोग इसको कहते हैं कि इज्जत के तौर पे देते, कुछ लोग होते हैं कि इसको डर की वजह से देते थे। इज्जत के तौर पे इसलिए कहते हैं कि इसको देते थे तो कोई और इनको छोटा मोटा जो छुटपंडा है जो, या फिर जो मान लीजिए गुंडा बदमाश, इनको परेशान नहीं करता था। अब पठानगंज की खासियत थी वो किराएदारों से एक तो जबरन जो भी कब्जे छुड़वाने का काम करते थे, इनको जहाँ भी पता चलता था कि कोई मकान मालिक है, वो अपना कब्जा छुड़वाना चाहते थे, इनसे कांटेक्ट करते थे। या बाद में इतने फेमस हो गए थे कि लोग इनसे कांटेक्ट करते थे, उनके कब्जे मिनटों में छुड़वाते, जो सालों के कब्जे होते थे। और कहते थे कि किसी का मान लो कैसे लेने देना है, वो किसी के लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 50,000 रुपये वो नहीं दे रहा, तो इसके जो बदमाश थे, मकान मालिक के कहने पे
या फिर जो भी जिसने भी पैसे दिए उसे कहने पे सामने वाले आदमी को उठा लाते थे और उससे ज़बरदस्ती उससे पैसे वसूल लेते थे। और खाली ये मकान, ये ऐसा नहीं था कि ये मकान खाली करवाते थे, मकान खाली करवाने के साथ साथ ये पूरा किराया भी मकानदार को दिलवाते थे। तो इससे बड़ी इसकी अच्छी इमेज बन गई कि भाई ये आदमी तो चलो कब्जा भी खाली कर, भले लीगल या इलीगल, आदमी को जब काम करवाना है तो लीगल इलीगल नहीं देखता। इसकी इमेज बन गई कि कोई भी तरह का कब्जा हो तो ये छुड़वा देगा। जो जितनी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी उनमें किराएदारों को धमका के मकान को 2 मिनट में खाली करवा देता था। ये इसका सबसे बड़ा धंधा माना जाता था, क्योंकि जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी उसमें बहुत पैसा होता है। जिस आदमी के सालों से पैसे होते हैं तो वो खाली करवाने के नाम पे कुछ भी देने को तैयार होता है। यहीं से करीम लाला के पास पैसा आया और यहीं से इसने ब्याज में पैसा देना शुरू कर दिया। अब 60s और 70s के जो टाइम में है कि पठान गैंग का जो दबदबा था, जो करीम लाला का जो गैंग था, वो जुए के अड्डे पे सट्टेबाजी और अवैध शराब का काम करता था। ये इसके जो आदमी थे ये सारे अड्डे चलवाने का काम करते थे और उनके अंदर से अपना हिस्सा भी लेते थे। जो खाली इसके अड्डे नहीं थे, बाकी अड्डे भी चलते थे, उनको भी ये उनमें भी अपना हिस्सा लेता था। उस समय में जो सोना चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की स्मगलिंग होती थी काफ़ी, इस काम में हाजी मस्तान का काफ़ी नाम था। लेकिन कुछ लोग और कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि करीम लाला और उसका जो पठान नेटवर्क था इसमें भी इसकी बड़ी थी। भला हालांकि इनके हिस्से बटे हुए थे, इसके हिस्से में ये नहीं आया था, लेकिन बताते हैं कि ये इनडायरेक्टली इनमें भी इन्वॉल्व था और इनसे भी खूब पैसा कमाता था। जैसे जैसे इसका नाम बड़ा होता गया तो इसने गैंगवार की दुनिया में भी आना शुरू कर दिया और इसने टकराव इसका शुरू हो गया। शुरू में इसने छोटे छोटे जो गैंगस्टर थे उन सबको खत्म करना शुरू कर दिया कि मेरा डोमिनेशन चलेगा, यहाँ पे पठान गैंग का चलेगा, बाकी सब खत्म कर दो। इसने बहुत सारे गैंगस्टर्स को, छोटे छोटे जो बदमाश उठ रहे थे उनको मारना शुरू कर दिया। और 70s में हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार, मैंने आपकी जिसकी कहानी भी सुनाई थी, उनके साथ इसका गैंगवार शुरू हो गया इलाके को लेके, खासकर वरदराजन के साथ। तो हाजी मस्तान ने इनका बिठा के आपस में समझौता कर दी। 3 लोगों ने बैठ के अपने अपने हिस्से बांट लिए, एक के हिस्से में लगा, एक के हिस्से में लगा, एक हिस्से में। इसके बाद ये शांति से काम कर लगे। 80s में इसका जो है इब्राहिम, जो दाऊद इब्राहिम था, उसकी डी कंपनी के साथ इसका अंडरवर्ल्ड को कब्जा को लेके पठान गैंग के साथ इसका क्लैश शुरू हो गया। पठान गैंग को लगने लगा कि भाई ये जो दाऊद इब्राहिम है ये तो काफ़ी मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स का यूज करता है और मॉडर्न जो हथियार है उनको यूज करता है। ये अभी तक उसी पे पड़े हुए थे, चाकू और ये सब चीज़ों पे। तो ये उनको क्लैश करने के लिए क्या करते हैं कि अब ये इनके बीच में झगड़ा होता है, दाऊद इब्राहिम और इनके बीच में गैंगवार शुरू हो जाता है। तो करीम लाला क्या करता है कि डायरेक्टली ना आके एक लड़का होता है जो मैंने आपको बताया था बहुत ही फेमस गैंगस्टर बना, पहले हिंदू डॉन बताते हैं यहाँ का, उसका यूज़ करके मान्य सुरवे, जिसकी कहानी मैंने बताई थी आपको पिछले एपिसोड में, मान्य सुरवे का यूज़ करके ये दाऊद इब्राहिम का जिसको बोलता है कि अगर तू इसको मार देगा तो तू मुंबई में दाऊद से भी बड़ा तू गैंगस्टर बन जाएगा। मान्य सुरवे इतना ज़्यादा दिलेर था, वो दाऊद इब्राहिम के भाई को खुलेआम दिन में पेट्रोल पंप के पास जाके गोलियों से छाली कर देता है। इसके बाद दाऊद इब्राहिम की नज़र में आता है और दाऊद इब्राहिम इसके भाई जो था, जो करीम लाला का भाई था, बाद में इसके भाई को भी गैंगवार में मरवा देता है। और बाद में इसी तरह से जो करीम लाला है इसका भी धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अब इसके दौर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो पठान गैंग था इसका इतना ज़्यादा खौफ था कि जो विरोध जो उससे करते थे और जिसको इसके खिलाफ बोलते थे, कोई भी जिंदा नहीं बचा। इसने इतनी सारी जो सुपारियाँ ली, इतने सारे लोगों का लिया, वो तो इतनी सारी हैं कि मतलब उनका पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। मतलब कहते हैं कि जिस आदमी की इसने सुपारी ले ली, या तो वो उसके हिसाब से काम करेगा, नहीं तो ये इसको मरवा देता था। इसके ऊपर दर्जनों केस चले, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाए काफ़ी केसेस, क्योंकि डर के मारे कोई भी गवाह या कोई भी सबूत इसके खिलाफ बोलता नहीं था। करीम लाला मुंबई का इतना बड़ा बेताज क्राइम का बादशाह बन चुका था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इसका कभी पतन होगा। लेकिन कहते हैं कि हर एक जो गैंगस्टर होता है, हर एक जो कितना बड़ा गैंगस्टर हो, उसका पतन जरूर होता है, उसका समय जरूर ख़त्म होता है। वैसे ही करीम लाला के साथ हुआ। जब 80s के दशक में दाऊद इब्राहिम की जो नई पीढ़ी उभर रही थी, उस समय में बहुत सारे मान्य सुरवे आया, उसके बाद अमर नायक आया, अमर नायक का भाई आया, ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर धीरे धीरे नए नए आ रहे थे। अरुण गवली आया। तो इन्होंने इसके बाद आने के जो इसका पठान गैंग था उसकी जो पकड़ थी वो धीरे कमज़ोर होने लगी थी। अब इसको भी लगने लगा था कि मेरा यहाँ से अगर मैं यहाँ पे नहीं चल पाऊँगा, तो इसने धीरे धीरे राजनीति की दुनिया में आना शुरू कर दिया था। अब राजनीति की दुनिया में आने के लिए इसने क्या करा कि
अपने क्राइम की इमेज को धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दिया। उसने क्या करा कि अपनी एक इमेज बनानी शुरू कर दी कि कोई भी कहीं पे क्राइम होगा तो मैं एज ए जज या फिर पंचायत समझ लीजिए या जो भी मान, इसका जो कहते हैं कि जो इलाके में इतना ज़्यादा इसकी रेपुटेशन थी, ये जो बात बोल देता था, अगर कोई क्राइम हुआ है या किसी बात को डिस्प्यूट है, अगर इसके सामने आता था, इसने उसको डिसाइड कर दिया तो फिर उसके खिलाफ कोई नहीं बोल पाता था। तो इसने क्या करा, शाम को अपने वहाँ पे लाला का दरबार लगाना शुरू कर दिया। शाम के टाइम पे जो दरबार में क्या था कि वहाँ पे उसका दरबार लगता था करीम लाला का, और वहाँ पे झगड़े हो गए, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो गए, उधारी हो गई, जो सैलेज के मुकदमे हो गए, ये सब आते थे वहाँ पे। तो करीम लाला के वहाँ पे कहते हैं कि इतना ज़्यादा इसका डोमिनेशन था कि लोग इसकी बात को टाल ही नहीं पाते। इसने एक बार जो कर दिया तय तो पत्थर की जबान हो जाता था। इवन ये भी कहते हैं कि बहुत सारे पुलिस वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉई और यहाँ तक कुछ जज और मजिस्ट्रेट भी इसके यहाँ पे जो है समझौते करवाने के लिए आते थे कि लाला ने अगर समझौता करवा दिया तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। एक तरह से अब इसकी रॉबिन हिट की इमेज बन चुकी थी। साथ ही साथ इसने क्या था, लाला ने क्या करा, जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री थी इसके अंदर भी पैठ बना ली ताकि इसकी पॉपुलैरिटी बन जाए। और ये एक पॉपुलर होने के बाद जब ये पॉलिटिक्स में आया, जो इसका अल्टीमेट एम था, वो आने के बाद इसका काम चले और लोग इसके लिए यही जो हैं बॉलीवुड के जो लोग हैं इसके लिए प्रचार प्रसार करें। तो ये बॉलीवुड में क्या करता था कि लाला का एक क्या था कि वैसे बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं, पैसे फंस जाते थे आपस में, या हीरो में आपस में, प्रोड्यूसर में बीच में क्लैश हो जाता था। तो ये क्या करता था कि उनके पैसे फंसे हुए निकलवा देता था। तो इनकी इसकी बहुत अच्छी इमेज बन गई थी उसकी वजह से कि अगर किसी के पैसे फंस गए, किसी हीरो के, प्रोड्यूसर के, या किसी चीज़ के, या फिर कोई गैंग उनको परेशान कर रहा है, तो लाला उसकी मदद कर देता था। तो इस वजह से इसको बॉलीवुड में सब जानने लग गए थे। ये उनको क्या करता था, फिर धीरे धीरे इसने क्या करा, इनकी फिल्मों को भी स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया, या फिर कहीं पे पैसे उनके फंसे हुए हैं उनको निकलवाना शुरू कर दिया। तो इसने क्या करा कि इसका जो डर और एक दोस्ती का लहजा था वो अब लोगों को पसंद आने लगा था। इसको लगने लगा था कि अब मैं एक परफेक्ट बनता जा रहा हूँ ताकि मैं राजनीति में हूँ। लेकिन यहीं से इसके दिमाग की फितूर देखिएगी और इसका इतना ज़्यादा इसके अंदर ईगो देख लीजिए, या फिर इसके अंदर दिमाग देखिए इस आदमी का। इसने पॉलिटिक्स में आने के लिए इतना ज़्यादा वो था कि इसने सोचा कि मैं बड़े लेवल पे जाऊं। तो इसको लगता था कि अगर मैंने कहीं जाना है, जो कुछ करना है, तो मैं करूँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब 1973 में आ जाते हैं हम, तो वहाँ पे एक अभिनेता थे और लेखक भी थे, वो थे हरिचंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। अब इनको अवार्ड देने की बात आई कि पद्म भूषण एक अवार्ड होता है, उनका अवार्ड देने की बात चली, बड़ा मशहूर अवार्ड होता है, इनको अवार्ड देने की बात आई। अब ये इसके टर्म्स बड़े अच्छे थे, जो हरिचंद्र चट्टोपाध्याय के, ये करीम लाला को अच्छे से जानता था। इसका इनिशियल पेस भी चल रहा था लाइफ का। तो करीम लाला जो बोलते हैं कि इसको पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे हरिचंद्र उपाध्याय जो चट्टोपाध्याय है, ये अभी राष्ट्रपति भवन जाएगा अवार्ड लेने के लिए, ऐसे कहा जाता है। तो इसका मन करता है कि मैं भी राष्ट्रपति भवन अंदर से देख के आऊँगा। तो राष्ट्रपति भवन देखने के लिए वो इसको बोलता है हरिचंद्र को बोलता है कि मेरे को देख के आना साथ में। अब उसको इतना डर हो गया कि वो उसको मना ही नहीं कर पाया। ये इसको साथ लेकर राष्ट्रपति भवन चला गया। और ये बंदा, मतलब जिसका ये इमेज एक डॉन की थी, एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर की थी, ये राष्ट्रपति भवन में अंदर जाता है और इंदिरा गांधी जब इससे मिलने आती है तो साथ में ये फ़ोटो खिंचवा लेता है। तो इसकी जो फ़ोटोज़ थी मीडिया में उस टाइम सनसनी फैल गई कि किस तरह से एक जो गैंगस्टर है इसकी इंदिरा गांधी से क्या संबंध है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंदिरा गांधी के साथ इसके संबंध कि मतलब इंदिरा गांधी के लिए काम करता था या कुछ ऐसे करता था, लेकिन ये बातें कभी प्रूव नहीं हो पाई। पब्लिक डोमेन में कोई इस तरह की चीज़ नहीं आई और हमेशा इस बात को सहयोग ही बताया गया कि ये इंदिरा गांधी तक कैसे पहुंच गया, ये किसी को समझ नहीं आया। ये बताते हैं कि सिर्फ एक तस्वीर इसकी संयोग थी। लेकिन आज भी बहुत सारी थ्योरीज हैं कि करीम लाला के संबंध बहुत बड़े बड़े बताते हैं कि नेताओं से थे, वहीं से ये पॉलिटिक्स में आने की सोच रहा था। तो कुछ लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी के साथ भी इसके इतने हाई रिलेशन थे कि ये पॉलिटिक्स में आने की बातें तभी कर रहा था। लेकिन वे बातें सब की सब अनकन्फर्म्ड है। लेकिन इसकी जो फोटोग्राफ है वो आज भी पब्लिक डोमेन में है इंदिरा गांधी के साथ। वो बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं, लेकिन उन चीज़ों को कन्फर्मेशन करना बहुत मुश्किल है। इसने बहुत सारी चीज़ें अपने साथ भी रखी हुई थी कि लाला ने अपने उसूल रखे हुए थे। इसने सोचा था कि एक अंडरवर्ल्ड में जो है एक रूल रखा होता है, जब भी हम लड़ाई होगा, गैंगस्टर की लड़ाई होगी, उनके बीच में परिवारों को लेकर आएंगे। मान लो एक गैंग वार हो रहा है, दूसरा गैंग वार हो रहा है, दोनों के बीच में क्लैश हो रहा है, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन फैमिली मेम्बरों को भी कोई टच नहीं करेगा। दूसरा, ये जो था पीछे से इसका ये था कि किसी के ऊपर, मतलब किसी गरीब को या फिर किसी के ऊपर पीछे से अटैक नहीं करना। लेकिन टाइम के साथ चीज़ें बदलने लगी थी। अब लोग जो थे गैंगस्टर थे, एक दूसरे के परिवार को ही वो निशाना बनाने लगे थे।
और अब जो है नफ़रत और जो था वो सब चीज़ें बदलने लगी थी। इवन जो कहते हैं कि इसने इनके बीच में जो वरदराजन और हाजी मस्तान के बीच में, इनके बीच में एक जो एग्रीमेंट हुआ था कि हम जो समंदर का जो सारा सामान था, जो माल था, समंदर का जो पोर्ट का एरिया था, वो मस्तान को दे दिया था इसने। और जो शहर का काम था अंदर का, वो इसने लाला ने ले लिया था। और जो चोल वगैरह का और जो सारा जो गैंगस्टर वाले काम थे, वो सारे इसने वरदराजन को दे दिए थे। ये बिल्कुल इतने तालमेल से चल रहे थे, इनके बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही दाऊद इब्राहिम की इसके बीच में एंट्री हुई और अरुण गवली की एंट्री हुई, तब से क्राइम का पूरा सीन बदलने लगा। तब ये इसको समझने लगा था कि ये चीज़ें अब लंबी नहीं चलेंगी। अब दाऊद इब्राहिम जैसे जो पिछली छोर से बताए, वो सीना तान कर इससे टक्कर लेने लगा। इनके बीच में गैंग चलने लगा। और लास्ट में जो मैंने आपको बताया था, जो दाऊद का भाई था, जो था शब्बीर की इन्होंने हत्या कर दी थी वहाँ पे। उसके बाद फिर रहीम लाला के मर्डर किया, ये सब क्लैश चलते रहे। धीरे धीरे जो है ये बिखरता गया। और बोलते हैं कि अब इसको लगा कि मैं ऐसे चला तो मैं तो ऐसे लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर पाऊंगा। तो इसने राजनीति की दुनिया में आने का सोच लिया। इसको लगा कि मेरे नेटवर्क इतने स्ट्रॉन्ग हैं और मेरे इतने ज़्यादा पॉलिटिशियन से अच्छे संबंध हैं, जो इंदिरा गांधी की फ़ोटो बताती है, और जो मेरे जो बॉलीवुड से इतने ज़्यादा संबंध हैं, तो मैं पॉलिटिक्स में क्यों ना आ जाऊँ। लेकिन ये पॉलिटिक्स में आया, लेकिन पॉलिटिक्स में इतना कामयाब नहीं हो पाया। 1984 में जो था, हाजी मस्तान भी पॉलिटिक्स की उसमें आ गया, और वर्दा ने भी क्या करा कि अपना धंधा सपेटना शुरू कर दिया। जब इसकी पॉलिटिक्स नहीं चल पाई तो ये समझ गया कि अब मैं लंबा नहीं टिक पाऊंगा। पठान गए अब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। तो उसको जाओ गुर्गे थे, इनको पुलिस वालों ने एनकाउंटर शुरू कर दिया, इनको पकड़ना शुरू कर दिया। करीम अल्लाह को लगना लगा था या तो इससे गैंग का एंड होगा, नहीं तो इसको भी पुलिस वाले अब मार देंगे। अब जब पठान गैंग धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, तो उसके बाद ऐसा नहीं था कि करीम लाला एकदम से ख़त्म हो गया। करीम लाला का धीरे धीरे नाम ख़त्म होता गया, धीरे धीरे इसका नाम कम होता गया। और लास्ट में पुलिस वालों के एनकाउंटर में मरने की बजाय करीम लाला एक नेचुरल डेथ मर गया। इसके डेथ के साथ एक इतने बड़े दौर की भी समाप्ति हो गई, जिस एक डॉन जिसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक ऐसी शुरुआत करी थी, एक ऐसा नाम बनाया था, वो आज इतिहास का एक पन्ना बन के रह गया। अब इसके जो मैं बात करूँगा, करीम लाला का एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं था कि इसको मार दिया पुलिस वालों ने, जो ज़्यादातर होता है कि जेल में डाल दिया या गैंगस्टर ने मार दिया या पुलिस वाले के एनकाउंटर में, ऐसा नहीं था। इसका रुतबा इतना तो था कि इसने अपने आप को कानून से बचाए रखा, और इसके ऊपर कोई केस भी प्रूव भी नहीं हो पाया, ना ये कभी ऐसे केस में लंबा रह पाया जेल में। तो यहाँ पे इसके दो चेहरे निकल के आते हैं। एक चेहरा तो ये है जो मोहल्ले का भाई था, जो सबके विवाद सुलझा। मैंने आपको बताया था कि ये दरबार लगाता था, वहाँ पे इसकी इमेज एक जज वाली बन गई थी और गरीबों की मदद करता था। लेकिन इसकी एक इमेज वो भी थी, ज़मीनों पे कब्जे करवाता था, गैंगवार में इसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। इसकी अलग अलग इमेज है। एक कुछ लोग कहते हैं कि एक रॉबिन हुड था अपने एरिया का, और कुछ कहते हैं कि अपने एरिया का माफिया था। अभी इन अच्छाई बुराई के बीच में मैं हम कहना चाहूँगा कि अदालत ने भले ही इसके बीच में प्रूव नहीं किया हो, लेकिन सब लोग जानते हैं कि करीम लाला के हाथ कहीं ना कहीं खून से रंगे हुए थे। इसने जो तस्करी का काम किया, जुए का और शराब का काम जो था खासकर, और जिसने सुपारी किलिंग करी, इससे ना जाने कितने घर इसके बर्बाद हो गए। अब इसी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है करीम लाला की? करीम लाला की कहानी जो है, इतना बड़ा गैंगस्टर जो इंदिरा गांधी तक पहुंच गया, राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया, उससे हमें खबर मिलती है कि ये जो क्राइम की दुनिया बड़ा चमकदार शुरू में लगती है, लेकिन बाद में यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा होता है। जो क्राइम का रास्ता है वहाँ पे शॉर्टकट तो हमें लगता है, लेकिन ये शॉर्टकट हमें खाई के अंदर धकेल देता है। यहाँ पे हमें ताकत दिखाई देती है, पैसा दिखाई देता है, डर दिखाई देता है शुरुआत में। ये बड़ा ही लगता है कि हमें ग्लोरियस लगता है कि हमें हमसे सब लोग डर रहे हैं, लेकिन जो उसका एंड है, इसमें लास्ट में सिर्फ पछतावा रह जाता है और बदनामी रह जाती है, तन्हाई आपकी रह जाती है। मैंने आपको बताई थी पिछली कहानी भी, इसका जो साथी था वरदराजन वर्धा भाई, एक समय वो बहुत बड़ा गैंगस्टर था मुंबई का, और बाद में वो अपना बोरिया विश्व समेत के वापस तमिलनाडु में चला गया जब कमज़ोर हो गया, और उसकी बिल्कुल अननोन डेथ हुई। सेम इसके साथ भी इसी तरह का हुआ। इतना बड़ा आदमी होने के बाद इसको इसकी डेथ बिल्कुल ही, मतलब इसके साथ लोग खड़े ही नहीं थे कि जब इसकी डेथ हुई। लेकिन अफ़गानिस्तान की घाटियों से जो है ग्रांड टंकी रोड तक का सफ़र,
एक किराए के कमरे से लेके अंडरवर्ल्ड के जो बादशाह बनना मुंबई का, ये जो दास्तान थी, हर एक जो क्रिमिनल है वो किसी के नाम नहीं आती। मैंने आपको बहुत सारे गैंगस्टर की कहानी सुनाई है और बहुत सारे आपको और भी सुनाऊंगा, लेकिन इस तरह के गैंगस्टर बहुत कम पैदा होंगे जिसने क्राइम की शुरुआत करी और जो इतने छोटे बैकग्राउंड से उठ के, जो अफगानिस्तान से आके, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जिसकी पूरी फैमिली, वहाँ आके मुंबई में अपनी नई रूट्स जमाता है और वहाँ पे पूरे एरिया का किंग बन जाता है। भले इसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और ये पॉलिटिक्स में चल नहीं पाया, लेकिन आज भी नाम करीम लाला का नाम एक ऐसा है कि जब भी कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड, मुंबई के अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं तो करीम लाला के नाम के बगैर नहीं सुनी होती। और उसी के बगैर जो करीम लाला का नाम इतना ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पे इसके ऊपर इतनी सारी मूवीज़ और इतनी सारी चीज़ें बन चुकी हैं, वेब सीरीज बन चुकी हैं कि आज भी बच्चा जो युवा है, जो मान लीजिए वो जो गैंग क्राइम की दुनिया में आता है, वो सबसे पहले करीम लाला का नाम जरूर जानता है कि करीम लाला ऐसे गैंगस्टर हुआ था। और दाऊद, मतलब इसकी हिम्मत उस समय पे देखी कि इसने दाऊद इब्राहिम, जो अपने आप में बहुत बड़ा डॉन बनता है, उसके भाई को सरेआम गोलियां मरवा दी। बताते हैं कि इसने दाऊद इब्राहिम को भी बताते हैं कि भरे रोड में इसने इसकी पिटाई करी थी। तो करीम लाला की जो स्टोरी है एक तरह से युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि क्राइम की दुनिया में अगर आप आओगे, भले आपको बहुत शोहरत मिल जाएगी, बहुत नाम मिल जाएगा, बहुत रुतबा मिल जाएगा, लोग आपको पूजेंगे, बहुत आपकी बात करेंगे, जब तक आपका डर है तब तक आपका नाम है। लेकिन जिस दिन आपका डर खत्म हुआ तो उसके टाइम में आपकी जो डेथ भी होगी, जो आपका एंड होगा, वो करीम लाला की तरह ही होगा। जैसे वो इस तरह से अनजान दुनिया में चला गया था, उसकी डेथ इस तरह से हुई थी, उसी तरह से आपका एंड होगा। तो ये दोस्तों आज की कहानी थी करीम लाला की। मैं इसके एक और साथी रह गए हैं हाजी मस्तान, सुल्तान मिर्ज़ा, जो इसके ऊपर मूवी बनी थी, जो सुल्तान मिर्ज़ा का रोल आया था, इसका अजय देवगन ने किया था। मैं वो स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा अगले एपिसोड में। तो ये दोस्तों आपको कैसी कहानी लगी करीम लाला की, कैसे नॉर्मल फैमिली से उठ के ये क्राइम की दुनिया में आया, क्राइम की दुनिया से पॉलिटिक्स में आया, और पॉलिटिक्स में आने के बाद नहीं चलने के बाद इसकी कैसे अननोन डेथ हुई, ये स्टोरी आज करीम लाला की थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमारा कैसा एफर्ट लग रहा है, और आपको बाकी जो अंडरवर्ल्ड की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, जो आपकी पर्सनैलिटीज़ की कहानी सुना रहा हूँ, आपको कैसी स्टोरी लग रही है, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। हम अपने, आपके जो राय है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ हमें, आपको लगता है कि हमारे वीडियोज़ में हमें कोई इंप्रूवमेंट करना चाहिए, हमारे चैनल पे कुछ चेंज लाना चाहिए, हमें वो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। हम उन्हें चेंज करने की या उन जो आपके सजेशन है उनको इंक्लूड करने की बहुत कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अगर लगता है कोई ऐसी पर्सनैलिटी है या कोई ऐसा पर्सन है या अंडरवर्ल्ड का ही कोई रिलेटेड है, तो उसकी लाइफ में हमें कोई स्टोरी बनानी चाहिए, तो हमें आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताते हैं। हम उसे भी अगली स्टोरी में इंक्लूड करने की, अपनी स्टोरी में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे पूरी। तब तक के लिए मेरा यही आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम फिर से एक नई वीडियो मिलेंगे आपके साथ भारत गौरव न्यूज़ पर। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।